Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 12th December 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Supreme Court on Article 370 abrogation. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance as well as polity point of view. तो जम्मू कश्मीर का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर वॉज अ प्रिंसली स्टेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन ये कैसे बना प्रिंसली स्टेट एंड उसकी क्या हिस्ट्री रही है वो भी थोड़ा देखते हैं। देखिए, अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर दैट वाज कंक्लूडेड आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, कश्मीर वाज टेकन फ्रॉम पंजाब किंगडम एंड इट वाज देन सोल्ड टू द डोगरा जागीरदार ऑफ जम्मू गुलाब सिंह। इतनी हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुद्दा यह है कि पंजाब जो किंगडम है उसका हिस्सा हुआ करता था कश्मीर, और एंग्लो सिख वॉर के बाद इट वाज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिशर्स एंड देन लेटर ऑन सोल्ड टू अ जागीरदार जिनका नाम था गुलाब सिंह। इन्हीं गुलाब सिंह के जनरेशंस में आगे लीनिएज में आए महाराजा हरि सिंह, हु वाज द किंग ऑफ जम्मू कश्मीर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की मदद से भारत को आज़ादी मिली। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन था कि द प्रिंसली स्टेट्स हैड थ्री ऑप्शंस, आइदर दे कुड ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। तो उस टाइम के जो किंग थे कश्मीर के, महाराजा हरि सिंह, ही चोज द थर्ड ऑप्शन, दैट वाज टू रिमेन इंडिपेंडेंट। लेकिन आज़ादी के कुछ महीनों बाद ही 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। उसके कुछ महीनों बाद ही पाकिस्तान ने एक कॉन्स्पिरेसी बनाई कि कश्मीर को अपने अंडर ले लिया जाए, और उसके लिए पाकिस्तानी आर्मी अंडर द व्हील ऑफ ट्राइबल्स अटैक्ड कश्मीर। पाकिस्तानी आर्मी सीधा सीधा ये नहीं दिखा रही थी कि पाकिस्तान ने हमला किया, उन्होंने अपने आप को ट्राइबल्स का वेशभूषा दे करके दे अटैक्ड कश्मीर विद द इंटेंशन ऑफ एनेक्सिंग एंड मर्जिंग कश्मीर विद पाकिस्तान। तो अक्टूबर में ही पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी अटैक्ड कश्मीर कैमोफ्लेज्ड एज ट्राइबल्स, और पाकिस्तान ने लगभग वन थर्ड एरिया ऑक्यूपाई भी कर लिया। ये जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, इतना एरिया पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई भी कर लिया। आज तक ये पाकिस्तान के ही ऑक्यूपेशन में है, जिसको हम लोग कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK। अभी ऐसे दबाव में जब पाकिस्तान की जो आर्मी है अंडर द गार्ब ऑफ ट्राइबल्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कैप्चर करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो इस प्रेशर में फिर जम्मू कश्मीर के जो किंग थे राजा हरि सिंह, ही फ्लेड टू दिल्ली। दिल्ली आए और उन्होंने भारत सरकार के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के हिसाब से कश्मीर वाज पार्ट ऑफ इंडिया। राजा हरि सिंह ने एक कंडीशन भी रखा कि कश्मीर को वो भारत का हिस्सा बनाने देंगे, लेकिन कश्मीर को कुछ स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स, कंसीडरिंग द कश्मीर्स डेमोग्राफी, कल्चरल डिफरेंसेस, इसको स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। अब उस टाइम में नेहरू ने सोचा कि चलिए अभी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर देते हैं, एटलीस्ट अभी के लिए कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाएगा, और उसको स्पेशल स्टेटस दे देते हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी कि कैसे धीरे धीरे कश्मीर को पूरी तरह से भारत के साथ इंटीग्रेट किया जाए। तो ये बात हो गई रिगार्डिंग एक्सेशन ऑफ कश्मीर टू इंडिया, दैट वाज डन थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। बट उसके साइन करने के दौरान देयर वाज a रिक्वेस्ट टू ग्रांट स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर विच वाज एक्सेप्टेड। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद legally Kashmir became part of India. So Indian army landed in Jammu and Kashmir. Then we halted the forward movement of the Pakistani army. और उसके बाद हमने we took the matter to United Nations in a hope कि United Nations will act in free fair manner and will ask Pakistan to evacuate the region, but the matter got politicized there. Until day we are having some sort of stalemate on this particular issue. Later on, India decided to turn Kashmir issue as a bilateral one rather than taking it on global forum. तो वो एक अलग कहानी है
कि कैसे हम इस मुद्दे को बायलेटरल लेवल पे रिजॉल्व ना करके वी टुक द इशू टू यूनाइटेड नेशन। वहां पे फिर मामला पॉलिटिसाइज हो गया, बात हुई प्लेबिसाइड की, और फिर वो हो नहीं पाया अभी तक। बाद में शिमला अग्रीमेंट में इंडिया ने फैसला किया पाकिस्तान के साथ मिलकर के कि वी विल रिजॉल्व दिस इशू बायलेटरली, वी विल नॉट टेक दिस इशू टू एनी ग्लोबल फोरम। ये तो एक इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो गई। बट लेट अस कम बैक टू दिस प्रोविजन दैट वाज रिगार्डिंग स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो जैसा प्रॉमिस किया गया था राजा हरि सिंह को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के दौरान, उस हिसाब से फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू अग्रीड टू अकॉर्ड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। अब ये बात जब रखी गई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने कि स्पेशल स्टेटस दिया जाना चाहिए जम्मू कश्मीर को, तो इसको लेकर के द असेंबली वाज डिवाइडेड। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कुछ लोग थे जो इस आइडिया के बिल्कुल अगेंस्ट थे कि नहीं, किसी भी स्टेट को इस तरीके का स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जा सकता। इसमें जो शार्प क्रिटिक्स थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दे कॉल्ड Nehruvian decision of allowing special status to Jammu and Kashmir under Article 370 as Himalayan blunder, मतलब a huge blunder। उसी कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक डायलॉग है जो आज तक काफी सिग्निफिकेंट माना जाता है कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। दो विधान मतलब दो कानून या कॉन्स्टिट्यूशन, दो हेड, और दो निशान मतलब अलग अलग जो नेशनल सिंबल्स हैं वो नहीं चलेंगे। लेकिन नेहरू वाज इन सपोर्ट ऑफ दिस आइडिया। लॉर्ड माउंटबेटन हु वाज टिल दैट टाइम गवर्नर, और उसके पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ही वाज आल्सो सपोर्ट ऑफ दैट आइडिया। नेहरू के क्या आर्ग्यूमेंट्स थे, व्हाई ही सपोर्टेड स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर? तो नेहरू का इस तरह का कुछ कोट है व्हेन दिस डिस्कशन वाज गोइंग ऑन इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। नेहरू का कोट है, आई से विथ ऑल रेस्पेक्ट टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट जस्ट डज नॉट मैटर व्हाट योर कॉन्स्टिट्यूशन सेज। इफ द पीपल ऑफ कश्मीर डू नॉट वांट इट, इट विल नॉट गो देयर, बिकॉज व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? ऑल्टरनेटिव इज कंपल्सन एंड कोवर्सन। तो नेहरू की अगर ये बात मानी सुनी जाए, समझी जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि संविधान में हम क्या लिखते हैं, क्या मानते हैं, उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है वहाँ के लोगों के ओपिनियन, वहाँ कश्मीर के लोगों का ओपिनियन। ये नेहरू का स्टेटमेंट था। और अगर हम उनको जबरदस्ती अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं लाइक एनी जनरल स्टेट, तो दैट वुड बी पुटिंग देम टू सम कंपल्सन और कोवर्सन या फोर्स। तो इस स्टेटमेंट के कारण नेहरू इज कंसिडर्ड टू बी एन आइडियलिस्ट, अ पर्सन हु फॉलोड डेमोक्रेटिक आइडिया। डेमोक्रेसी का मतलब होता है रेस्पेक्टिंग राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी और पीपल फ्रॉम ईच एंड एवरी रीजन ऑफ द कंट्री डिस्पाइट देयर न्यूमेरिकल मेजॉरिटी या माइनॉरिटी। तो नेहरू को डेमोक्रेट माना भी जाता है। नेहरू के इस आइडिया को मोरलिस्ट या आइडियलिस्ट माना जा सकता है, ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं कि इट वाज वे टू आइडियलिस्ट आइडिया दैट बैकफायर्ड फॉर इंडिया। लेकिन अगर दूसरे तरीके से सोचा जाए तो अप्रोच ऑफ नेहरू कुड बी कंसिडर्ड एज रियलिस्ट आल्सो। रियलिस्ट लोग कौन होते हैं? हु आर गाइडेड बाय द नेशनल इंटरेस्ट and who do not neglect the realities, the hardcore realities in front of them. So if you think in deeper way, then you might feel कि नेहरू had a clear cut understanding कि अगर अभी स्पेशल स्टेटस दे करके जम्मू कश्मीर को अपने साथ नहीं रखा तो मैटर विल गेट वर्स एट यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि फिर इंडिया का जो स्टैंड है यूनाइटेड नेशन में और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। और उसके अलावा लोकल लोग जो हैं वो भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, क्योंकि साइन करने वाले जो किंग थे ही वाज हिंदू, बट द पॉपुलेशन, मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाज मुस्लिम एंड दे वेर नॉट वेरी हैप्पी विद द हिंदू किंग। तो ऐसे हालत में ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है इसकी लीगलिटी को लेकर के अगर लोकल लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, वैसे भी वहाँ लोकल लीडर शेख अब्दुल्ला
उसके बाद उमर और फारूक अब्दुल्ला के पिताजी शेख अब्दुल्ला was local leader of Muslim population. He was anyway creating a mass movement against the Hindu ruler राजा हरि सिंह. नेहरू को ये सारी रियलिटी समझ आ रही थी कि अगर हमने फोर्स एम्प्लॉय करने की कोशिश की तो हो सकता है कि ये जो कश्मीर अभी हमारे पास आ रहा है एज स्पेशल स्टेटस वो भी शायद से हमारे हाथ से छीन जाए, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो. सो परहैप्स फॉर दैट रीजन नेहरू एक्सेप्टेड दिस रियलिटी एंड अकॉर्डेड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर. क्योंकि नेहरू ने बाद में भी 1956 में 62 में भी बार बार पार्लियामेंट में ये बात दोहराई है कि दिस आर्टिकल 370 जिसकी मदद से स्पेशल स्टेटस दिया गया है जम्मू कश्मीर को, ये परमानेंट नहीं है. विथ टाइम इट विल ऑटोमेटिकली बी डन अवे. इवन नेहरू हैज एक्सेप्टेड इट थ्रू हिज डिफरेंट स्पीचेस. बट वो बात अलग है कि उस वक्त नेहरू ने स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर को देने की बात मानी और उसके लिए आर्टिकल 370 लाया गया संविधान के अंदर. अब इसको आइडियलिस्ट बोला जाए, रियलिस्ट बोला जाए, दैट विल ऑलवेज रिमेन अ मैटर ऑफ डिबेट. लेकिन जो भी हो 1949 में आर्टिकल 370 इंसर्ट कर दिया गया संविधान में. तो लॉर्ड माउंटबेटन उस टाइम में गवर्नर जनरल थे 1947 में और उनके सजेशन पे आप मान सकते हैं नेहरू ने ये फैसला लिया. बट by 1949 article 370 was inserted in the constitution as a temporary provision. आर्टिकल 370 की अगर बात की जाए तो इसने जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया. कैसे? इसने अलाउ किया कि जम्मू कश्मीर का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा और उसके लिए एक अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जम्मू कश्मीर की. उसके अलावा पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए जो भी कानून होंगे वो जम्मू कश्मीर पर सीधा सीधा अप्लाई नहीं होंगे. दे विल बी अप्लाइड इन जम्मू एंड कश्मीर ओनली आफ्टर रेटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो अलग अलग तरीके के आप कह सकते हैं कि स्पेशल स्टेटस मिले जम्मू कश्मीर को अंडर आर्टिकल 370. बाद में आर्टिकल 370 का इस्तेमाल करते हुए ही विथ हेल्प ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर another article was inserted in the constitution, article 35A. 35A provided Jammu Kashmir legislature power to define who will be the permanent residents of Jammu and Kashmir and what will be their special rights. तो आर्टिकल 35A प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू इंसर्ट किया गया. जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर मिला कि वो डिफाइन करें कौन है परमानेंट रेजिडेंट्स और उनके क्या स्पेशल राइट्स होंगे. फिर इस प्रोविजन का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक कानून बनाया जिसके हिसाब से आउटसाइडर्स वे आर नॉट अलाउड टू सेटल और बाई लैंड इन कश्मीर और दे कुड नॉट इवन पार्टिसिपेट इन लोकल गवर्नमेंट जॉब्स नॉर इवन एजुकेशन स्कॉलरशिप कुड बी गिवन टू आउटसाइडर्स. तो ये सब स्पेशल स्टेटस मिले जम्मू कश्मीर को बिकॉज ऑफ द demand that was created by Raja Hari Singh at the time of signing instrument of accession. नेहरू ने इस बात को अग्री किया, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना. एट द सेम टाइम फॉर दिस रीजन पीओके वाले मामले के लिए द मैटर वाज टेकन टू यूनाइटेड नेशंस, लेकिन आज तक ये मामला रिजॉल्व नहीं हो पाया है. कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने के बाद क्या समस्याएं देखने को मिली? द मेजर प्रॉब्लम वाज सीन इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी चैलेंजेस. देखिए अभी जब लोकल पार्टीज को लोकल गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिला तो नेचुरली इट कॉम्प्रोमाइज्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स अथॉरिटी इन जम्मू एंड कश्मीर और इस कारण से धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होने लगे जम्मू कश्मीर में, खासकर 1990s के बाद, बिगिनिंग ऑफ द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी. इसको आपको लिंक करके देखना चाहिए विथ एंड ऑफ अफगानिस्तान वॉर between USSR and Mujahideens who were being supported by CIA of US via Pakistan. जब अफगान वॉर खत्म हो गया क्योंकि कोल्ड वॉर खत्म हो गया था, these Mujahideens who were earlier being trained by Pakistani ISI इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, now they had no other motive क्योंकि कोल्ड वॉर तो खत्म हो गया था. These Mujahideens were now turned towards India
and cross-border terrorism was promoted against India. By that time, Pakistan had also adopted a policy of bleeding India through thousand cuts. That simply means promoting cross-border terrorism in India to destabilize India, because Pakistan had three wars with India till then, and in all the three wars, Pakistan was defeated badly. So it had understood it won't be able to compete with India in head-on war. So that is why it adopted a different policy of bleeding India through thousand cuts. It started to promote cross-border terrorism. 1990 के बाद से इसको नेचुरल रिक्रूट्स भी मिल रहे थे अफगानिस्तान साइड से, मुजाहिदीन्स दे वर बीइंग डाइवर्टेड टुवर्ड्स इंडिया, स्पेशली जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के अंदर लोकल पार्टीज, लोकल सरकार, उनके हाथ में एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर, भारत सरकार कुछ खास कर नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ इट्स लिमिटेड रोल और अथॉरिटी इन जम्मू एंड कश्मीर, because of Article 370 and 35A। आर्टिकल 35A की अगर बात की जाए खासकर, तो उस कारण से कोई खास डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा था जम्मू कश्मीर में, क्योंकि बाहर की कंपनियां वहां इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी, क्योंकि डोमिसाइल रूल वाज वेरी स्ट्रिंजेंट। और जब वहां डेवलपमेंट नहीं हो रहा था तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही थी। जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहे थे तो यूथ वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, एलियनेटेड, and because of the lack of economic opportunity, the youths were becoming potential recruit for these terror groups। तो हर तरीके से मामला जो है वो भारत के लिए डिफिकल्ट बनता जा रहा था, और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी थी वो जम्मू कश्मीर के अंदर सक्सेसफुल होती हुई दिख रही थी, दैट इज टू ब्लीड इंडिया थ्रू थाउजेंड कट्स, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि डेवलपमेंट है नहीं, यूथ फ्रस्ट्रेटेड है, और फ्रस्ट्रेटेड यूथ को फिर आप टेरर ग्रुप्स में रिक्रूट कर सकते हैं, राइट। तो इन सब चीजों को ध्यान में देखते हुए फिर भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को एक बड़ा फैसला लिया, जहां पे भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया। स्पेशल स्टेटस गारंटेड अंडर आर्टिकल 35A एंड आर्टिकल 370, बोथ दीज आर्टिकल्स वेयर abrogated and the special status was made deoperationalized। उसके अलावा एक और कानून लाया गया, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जहां पे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज रीऑर्गेनाइज्ड इनटू टू यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। बात की जाए, थोड़ा सा एक बार फिर से देखते हैं कि पहले क्या प्रोविजन थे 2019 5 अगस्त से पहले, और बाद में क्या हो गए। यू विल फाइंड कि आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू कश्मीर को, it was abrogated and Jammu and Kashmir became like any other Indian state or union territory। जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स को पहले ड्यूअल सिटीजनशिप थी, एक तो कश्मीर की, दूसरी इंडिया की। नाउ सिंगल सिटीजनशिप। पहले स्टेट असेंबली का टेनियर था 6 साल का, अब वहां पे यूनियन टेरिटरी बन गया विद असेंबली विद द टेनियर ऑफ 5 ईयर। जम्मू कश्मीर हैड इट्स ओन फ्लैग, नाउ नो सच सेपरेट फ्लैग एग्जिस्ट, देयर इज जस्ट वन फ्लैग, दैट इज इंडियन नेशनल फ्लैग। सेंटर्स अथॉरिटी limited to external affairs, defense, finance, and communication। अब सेंटर कैन मेक लॉ ऑन एनी मैटर्स लाइक इट मेक्स लॉ फॉर अदर स्टेट्स। स्टेट असेंबली डिफाइंड परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, बट नाउ द कश्मीरीज वोंट नीड परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। नॉन रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर कुड नॉट परमानेंटली सेटल इन द स्टेट्स, लेकिन अब हमारे आपके जैसे नॉन रेजिडेंट्स भी सेटल कर सकते। इफ यू आर नॉट a resident of Kashmir, yet you can settle there। Non-residents could not buy immovable property, but now non-residents can buy। तो इससे क्या है, इन्वेस्टमेंट आएगा जम्मू कश्मीर के अंदर, लोकल यूथ्स के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे। अर्लियर इफ अ कश्मीरी वुमन वुड मैरी a non-Kashmiri man, she could not inherit property, but now this provision has been done away। Kashmiri woman marrying non-Kashmiri man can also inherit property। तो मतलब Jammu Kashmir has become like any other normal union territory or state। बट जब जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को एब्रोगेट किया गया विथ हेल्प ऑफ द प्रोविजंस ब्रॉट ऑन 5 अगस्त 2019, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई सारे पिटिशंस फाइल किए गए अगेंस्ट यूनियन गवर्नमेंट्स डिसीजन। पिटिशंस के कई सारे बेसिस थे। एक बेसिस कि sovereignty of Jammu and Kashmir has been guaranteed by the constitution, the government's decision has taken away sovereignty of Jammu and Kashmir। Second, petitioners argued कि article 370 was permanent, not temporary, government cannot take it away।
तीसरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट था कि जिस तरीके से आर्टिकल 370 हटाया गया था, दैट इटसेल्फ वाज इलीगल। द मेथड अडॉप्टेड टू डू अवे विथ आर्टिकल 370 वाज इलीगल। क्यों? क्योंकि संविधान में लिखा था आर्टिकल 370 में कि अगर जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिवोक करना है तो उसके लिए जम्मू कश्मीर के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जानी चाहिए, और वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कश्मीर के संविधान को अमेंड करेगी, खत्म करेगी, तब जाकर के जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले तो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर रिलीज्ड बाय द देन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, पहले कहा गया कि लुक, चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं है, तो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली को ही माना जाएगा उसकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। पहला स्टेप ये अप्लाई किया गया थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। फिर दूसरा स्टेप कहा गया कि चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी अभी नहीं है, डिसॉल्व हो रखी है, तो इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जगह पे सारे पावर्स बिलोंग करेंगे यूनियन पार्लियामेंट को, और यूनियन पार्लियामेंट के पास इस कारण से पावर आ जाता है टू रिवोक आर्टिकल 370। आई जस्ट होप आपको ये बात समझ आ रही है। इतना डिटेल में ऐसे जाने की जरूरत है नहीं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग था कि भाई आर्टिकल 370 को हटाने का पावर होगा जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पास। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से पहले अनाउंस किया गया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जगह पे हम लोग मानेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर। और फिर कहा गया कि देखो यार, लेजिस्लेटिव असेंबली भी अभी है नहीं क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, डिसॉल्व हो रखा है लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब सारे पावर्स विल बी इंजॉयड बाय द पार्लियामेंट। इसलिए अब पार्लियामेंट के पास पावर आ जाता है कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर सकता है। और फिर पार्लियामेंट में एक लाया गया रिजोल्यूशन, और उस रिजोल्यूशन को पास किया गया पार्लियामेंट में, और जिसकी मदद से आर्टिकल 370 को डी ऑपरेशनलाइज किया गया। ओरिजिनली एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इट शुड बी डन अवे बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन भारत सरकार ने कुछ लॉजिक लगा करके पार्लियामेंट में ही रिजोल्यूशन पास करके इसको डी ऑपरेशनलाइज कर दिया। तो इस बेसिस पर भी चैलेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी ऑफ द प्रोसेस। और चौथा कि ऑन द एक्शन दैट वाज टेकन अंडर प्रेसिडेंट रूल, कि भाई आप प्रेसिडेंट रूल में इस तरीके का स्ट्रिंजेंट एक्शन, एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्शन कैसे ले सकते हैं? दिस इज मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356। ये सारे ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वाज चैलेंज्ड। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ वाज आल्सो देयर। इन 5 जजेस की बेंच ने यूनानिमस तरीके से ये फैसला सुनाया है कि भारत सरकार का जो फैसला था रिगार्डिंग एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इट वाज क्वाइट कॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटी नहीं है। तो मुद्दा ये है कि आर्टिकल 370 पे जो भारत सरकार का स्टैंड था वो बरकरार रहेगा। बोर्ड वर्क है सुप्रीम कोर्ट ऑन एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। बैकग्राउंड अगर देखा जाए, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन था, ज्वाइन इंडिया, ज्वाइन पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। जम्मू कश्मीर के रूलर हरि सिंह ने ये फैसला अपनाया, तीसरा वाला। लेकिन अक्टूबर में ही देर वॉज अटैक फ्रॉम पाकिस्तान साइड that forced Raja Hari Singh to sign instrument of accession with India, but with a condition that was to have a special status for Jammu and Kashmir, which was provided under Article 370. Article 370 allowed to have separate constitution, separate flag for Jammu and Kashmir. Central legislation could apply after approval from Jammu and Kashmir Legislative Assembly only. Article 35A, which was inserted as a result of presidential order under Article 370, gave domicile rights to local Kashmiris over land. अब इन सब का क्या नतीजा हुआ? एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर टू लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल पार्टीज दैट लीड टू कॉम्प्रोमाइज विद सेंट्रल गवर्नमेंट्स कैपेबिलिटी इन ऑर्डर टू एंश्योर सिक्योरिटी एंड ब्रिंग ग्रोथ इन द रीजन। और ये चीजें जो है 1990 ऑनवर्ड से काफी ज्यादा नुकसान देने लगी। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ने लगा, पाकिस्तान की पॉलिसी थी ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, एलियनेशन ऑफ यूथ होने लगा। इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए फिर भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को ये मॉन्यूमेंटल फैसला लिया और आर्टिकल 370 को डी ऑपरेशनलाइज कर दिया और जम्मू कश्मीर को कन्वर्ट कर दिया इनटू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। इसी को चैलेंज किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वाज चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट, और हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटी विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नमो ड्रोन डीडी scheme. नमो ड्रोन डीडी स्कीम।
दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है ये स्कीम? देखिए, इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, विमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन सप्लाई करेगी। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, मतलब एग्रीकल्चर के अंदर पेस्टिसाइड मैनेजमेंट या फर्टिलाइजर स्प्रेइंग, उन सब में इस्तेमाल किया जाएगा इन ड्रोन्स का। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब इसका पूरा पूरा खर्च भारत सरकार देखेगी। इसको 2 साल के लिए लॉन्च किया गया, 2023-24 से लेकर के 2025-26 तक। इसमें कैसा है कि लगभग 89 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स दैट हैव बीन क्रिएटेड अंडर दीन दयाल अंत्योदय योजना बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन 89 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन सप्लाई किए जाएंगे। और सिर्फ ड्रोन्स नहीं दिया जाएगा विमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, उसमें विमेन ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में लगभग 10, 15, 20 विमेन होती हैं। उसमें से एक वुमन को, कम से कम लीड वुमन को ट्रेनिंग दी जाएगी रिगार्डिंग ड्रोन पायलटिंग, यानी कि ड्रोन को मैनेज करने का, और दूसरे को ड्रोन रिपेयर करने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे कैसा कि विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वोंट बी जस्ट एबल टू ऑपरेट द ड्रोन बट ऑल्सो विल बी एबल टू रिपेयर एंड मेंटेन इट इफ रिक्वायर्ड। ऑफ कोर्स इन ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, जैसे कि न्यूट्रिएंट एंड पेस्टिसाइड मैनेजमेंट, स्प्रे ऑफ नैनो फर्टिलाइजर्स। तो आजकल एक नैनो फर्टिलाइजर आया है, इसके बारे में हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी देखा। वेरी एफिशिएंट, काफ़ी कम यूज में ही ज़्यादा ज़्यादा वो आउटकम देता है। तो नैनो फर्टिलाइजर्स के स्प्रे में भी इस ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो ड्रोन दीदी स्कीम है, इससे क्या फायदा होगा? ऑफ कोर्स इट विल हेल्प इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये तमाम चीजें जो है ड्रोन की मदद से काफी सारी चीजें हो सकती हैं। सर्वे किया जा सकता है दूर दूर के लैंड का, कहीं पे पेस्ट तो नहीं लग रहा है, कहीं पे न्यूट्रिएंट की कमी तो नहीं हो गई। दूसरा, इट विल हेल्प इन एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन। women will be able to give this drone on rent to different farmer groups. From there they can make income generation for them. So this is how income augmentation for women self help groups will be there. इट विल रिड्यूस फिजिकल हार्डशिप फॉर फार्मर्स। जब ड्रोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल होगा एग्रीकल्चर में, तो फार्मर्स को हर बार हर चीज़ पूरे खेत में जा करके देखने की जरूरत नहीं होगी। कई सारी चीज़ें ड्रोन्स की मदद से ही मैनेज हो जाएगी। उसके अलावा ड्रोन्स से स्प्रेइंग वगैरह भी की जा सकती है, पेस्टिसाइड वगैरह का। ये काफ़ी बेहतर टेक्निक होगा। इससे जो फार्मर्स को पहले अपने कंधे पे पंप रख करके स्प्रेइंग करना होता था, जिस कारण से उनके स्किन पे या आंखों पे नेगेटिव असर आता था, उससे भी बचा जा सकता है। तो सेफ्टी वाइज, एफिकेसी वाइज भी पेस्टिसाइड स्प्रेइंग में ये जो ड्रोन्स का इस्तेमाल है दैट वुड बी हेल्पफुल या यूजफुल। ये बोर्ड वर्क है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एम है ड्रोन डिस्ट्रीब्यूशन टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यूज इसका एग्रीकल्चर में है। ट्रेनिंग भी दिया जाएगा वुमेन को, पायलट द ड्रोन एंड रिपेयर द ड्रोन। बेनिफिट है एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इनकम ऑगमेंटेशन, सेफ्टी इन एग्रीकल्चर एंड रिड्यूस फिजिकल हार्डशिप फॉर फार्मर्स। और ये मेंस क्वेश्चन है इस टॉपिक के बेसिस पे, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द आइडियाज दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल। The next article is about missile testing paused in Orissa. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. इसी सबसे पहले समझते हैं about olive ridley turtles। ये काफी छोटे छोटे टर्टल्स होते हैं। इनफैक्ट दे आर स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट abundant of all sea turtles found in the world। सबसे छोटे और abundant टर्टल्स हैं। दे आर फाउंड इन वार्म वाटर्स ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। तो ट्रॉपिकल रीजन में बेसिकली पाए जाते हैं। इनकी एक खासियत होती है, ये लोग एक पर्टिकुलर सीजन में मास नेस्टिंग करते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर कोस्ट पे जाकर के लार्ज अमाउंट में ये जो ओलिव रिडली टर्टल्स हैं वो नेस्टिंग करते हैं, यूनिक मास नेस्टिंग। तो ओलिव रिडली टर्टल्स के मास नेस्टिंग को कहा जाता है अरीबादा। मास नेस्टिंग में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फीमेल ओलिव रिडली टर्टल कम टुगेदर ऑन द सेम बीच टू ले एग्स। उसके अलावा ओलिव रिडली टर्टल्स की बात की जाए तो दे आर कार्निवोरस। IUCN रेड डेटा लिस्ट में दे आर कैटेगराइज्ड एज वल्नरेबल। और साइट्स जो इंटरनेशनल लॉ है, कन्वेंशन है रिगार्डिंग ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, उसमें उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी इनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला है, शेड्यूल 1 का। अगर बात की जाए भारत के अंदर, तो सबसे ज्यादा ओलिव रिडली टर्टल्स मास नेस्टिंग या अरीबादा करते हैं ऑन द कोस्ट ऑफ उड़ीसा।
उड़ीसा के अंदर महानदी रिवर डेल्टा और ऋषिकुल्या रिवर माउथ पे कई सारे छोटे छोटे कोस्ट्स हैं, गहरी माथा एंड ऑल। यहाँ पे जैसे गहरी माथा, बीच ऑफ ऋषिकुल्या रिवर, अस्त्रांगा कोस्ट, देवी रिवर माउथ, होप आइलैंड ऑफ कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश। तो ये सब एरिया है जहाँ पे मास नेस्टिंग होती है ओलिव रिडली टर्टल्स की। इसी रीजन में उड़ीसा के कोस्ट पे ही एक आइलैंड है छोटा सा, व्हीलर आइलैंड। इस व्हीलर आइलैंड का खूब सारा इस्तेमाल करता है डीआरडीओ फॉर मिसाइल टेस्टिंग। जितने भी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल टेस्टिंग होती है सब यहाँ पे होती है, जैसे पृथ्वी अग्नि की टेस्टिंग यहाँ हुई है व्हीलर आइलैंड पे। अब क्या न्यूज निकल करके आ रही है कि डीआरडीओ ने फैसला किया है कि जो मेन नेस्टिंग सीजन होता है ओलिव रिडली टर्टल का, जनवरी से लेकर के मार्च तक का, उसमें डीआरडीओ यहाँ व्हीलर आइलैंड पे मिसाइल टेस्टिंग नहीं करेगा in order to prevent any kind of negative impact on the mass nesting of olive ridley turtles। तो यहाँ पे इसी कोस्ट पे है व्हीलर आइलैंड, यहाँ पे टेस्टिंग होती है मिसाइल टेस्टिंग, लेकिन मार्च तक, जनवरी से लेकर के मार्च तक मिसाइल टेस्टिंग पे हॉल्ट रहेगा in order to avoid any negative impact on mass nesting of olive ridley turtles। ये व्हीलर आइलैंड की अगर बात की जाए तो इसका पहले नाम हुआ करता था व्हीलर आइलैंड आफ्टर एन इंग्लिश कमांडेंट लेफ्टिनेंट व्हीलर, लेकिन अब इसका नाम भारत सरकार ने बदल करके कर दिया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। उसके अलावा जब ओलिव रिडली टर्टल्स की बात चल रही है तो एक और बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इंडियन कोस्ट गार्ड्स हर साल एक ऑपरेशन लॉन्च करते हैं जिसका नाम है ऑपरेशन ओलिविया, जिसका मेन पर्पस होता है ओलिव रिडली टर्टल्स का कंजर्वेशन। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज द बोर्ड वर्क विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर topic for revision purpose. The next article is about Uran scheme that failed in the northeast region. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. उड़ान स्कीम हमने अगस्त महीने में भी कवर किया था, वहां भी मैंने आपको बताया था। जस्ट होप यू आर एबल टू रिकॉल। उड़ान स्कीम का पूरा नाम है पूरे देश का आम नागरिक। ये एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है थ्रू एयरलाइंस। तो एरोप्लेन्स की मदद से रीजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट करना, यही मुख्य गोल है उड़ान स्कीम का। तो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी एनकैप 2016 में लाया गया था, जिसके अंतर्गत उड़ान स्कीम लाया गया है, क्योंकि एनकैप नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी का मुख्य गोल था कि टीयर 2 टाउन्स में भी एयर टू एयर कनेक्टिविटी डेवलप की जाए। तो इस नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसके गोल्स को अचीव करने के लिए लाया गया उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम एक मार्केट बेस्ड मॉडल स्कीम है, जहां पे प्राइवेट एयरलाइंस को इनकरेज किया गया कि आप आकर के अनसर्व्ड एरियाज में भी अपनी एयरलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करें। उसके लिए क्या किया गया कि जो भी ऐसे अनसर्व्ड एरियाज थे जहां पे एयरलाइन सर्विसेज नहीं थी बट छोटे मोटे एयरपोर्ट्स थे, उनके एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया। पहले तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने छोटे छोटे एयरपोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, फिर एयरलाइंस को इनवाइट किया कि हाँ भाई बताओ इन जगहों पे कौन फ्लाइट उड़ाना चाहता है, आप सब लोग अपना अपना बिड सबमिट करो कि कितने सस्ते दाम में आप फ्लाइट यहाँ पे रन कर सकते हो। और ये बेसिकली एक वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोजेक्ट था, क्योंकि अलग अलग एयरलाइंस के लिए अलग अलग समस्याएं थी इन रीजन्स में फ्लाइट उड़ाने के लिए। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोजेक्ट जो होता है दैट इज वन टाइप ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सरकार और प्राइवेट कंपनियों के बीच में पार्टनरशिप की मदद से जो प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं उनको कहा जाता है पीपीपी, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स। तो इसमें अलग अलग कंपनियों को इनवाइट किया गया कि हाँ भाई बताओ आप इसमें फ्लाइट उड़ा सकते हो क्या, और इस फ्लाइट को उड़ाने के लिए आपको कितना सपोर्ट चाहिए भारत सरकार की तरफ से। ठीक है, जिस कंपनी ने सबसे कम सपोर्ट की डिमांड की कि भाई आप मुझे बस इतना पैसा दे दो, आई विल बी एबल टू मेक अप फॉर द गैप, वाइबिलिटी गैप, दिस प्रोजेक्ट विल बिकम वाइबल। फॉर एग्जाम्पल, फ्लाइट ऑपरेशंस रन करने के लिए दो जगहों के बीच में 50 करोड़ रुपए चाहिए। कंपनी को लग रहा है कि अगर 30 करोड़ होता खर्चा तो मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता, लेकिन 20 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। तो सरकार कहेगी ओके फाइन, आई विल गिव 20 करोड़ फ्रॉम माई साइड टू मेक दिस प्रोजेक्ट वाइबल। अब अलग अलग कंपनी से बिडिंग ली गई कि तुम बताओ तुम कितने में कर पाओगे, तुम बताओ कितने में कर पाओगे।
रिवर्स बिडिंग के बेसिस पे अलग अलग जो रूट्स हैं, एयर रूट्स, उनको अलग अलग एयरलाइंस को दिया गया। रिवर्स बिडिंग से हमारा मतलब है कि जिस कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई कि सर मुझे बस 15 लाख दे दो, मैं प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर दूंगा, किसी ने कहा सर मुझे बस 10 लाख दे दो, मैं कर दूंगा, तो जिसने सबसे कम डिमांड किया उसको दे दिया गया प्रोजेक्ट। रिवर्स बिडिंग का मतलब यही होता है। और एक बार जब एक पर्टिकुलर रूट को अलॉट कर दिया गया टू ए पर्टिकुलर एयरलाइन ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स बिडिंग, तो वो रूट उस एयरलाइन के लिए 3 साल के लिए फिक्स हो गया। अब वहां पे बस वही एयरलाइन ऑपरेशंस करेगी फॉर 3 इयर्स। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं कि अगर 1 घंटे से कम का फ्लाइट है तो एयरलाइंस 2,500 से ज्यादा टिकट का दाम नहीं रखेगी एंड ऑल। तो मुद्दा ये है कि टीयर 2 टाउन्स को कनेक्ट करने के लिए वाया एयर ट्रैफिक ये उड़ान स्कीम लाया गया था। 2016 से ही लाया गया अंडर नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी। ये मार्केट मॉडल बेस्ड स्कीम है जिसमें कंपनियों को इनवाइट किया गया, बोला गया कि आप इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना आपको सरकार की तरफ से सपोर्ट चाहिए। फिर सरकार की कंडीशन है कि आपको हम सपोर्ट देंगे, 3 साल का आपके लिए वो रूट आपको अलॉट भी कर देंगे, बट आप 2,500 से ज़्यादा टिकट का दाम नहीं रखोगे इफ़ द जर्नी इज़ फॉर लेस देन 1 आवर। ये तमाम कंडीशंस रखे गए। भारत के अंदर अलग अलग जगहों पे उड़ान स्कीम हैज़ बिन क्वाइट सक्सेसफुल, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि नॉर्थ ईस्ट में उड़ान स्कीम बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पा रहा है। स्पेशली अगर देखा जाए तो फ्लाई बिग नाम की एयरलाइंस को काफ़ी सारे एयर कनेक्टिविटीज करने का ये मिला था, कॉन्ट्रैक्ट मिला था। रूपसी एयरपोर्ट, पासीघाट, लीलाबारी, इनको कनेक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था फ्लाई बिग को। लेकिन फ्लाई बिग हैज नाउ सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशन मेनली बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल ट्रबल। उसके अलावा कोई दूसरी बड़ी एयरलाइंस या दूसरी एयरलाइंस नॉर्थ ईस्ट में फ्लाइट उड़ाने को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है भी नहीं अंडर उड़ान स्कीम। क्यों नहीं इंटरेस्टेड है नॉर्थ ईस्ट के अंदर फ्लाइट्स ऑपरेशन में? उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर वेदर कंडीशंस बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। इस कारण से फ्लाइट्स कैंसिलेशन जो है काफ़ी फ्रीक्वेंट है। अभी जल्दी जल्दी वेदर बदलने में फ्लाइट कैंसिल इसलिए किया जाता है इन ऑर्डर टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो वेदर जल्दी जल्दी बदलने के बावजूद भी अगर फ्लाइट कैंसिल नहीं करना है तो उसके लिए जरूरी है कि एयरपोर्ट्स के अंदर एक एक्स्ट्रा सेफ्टी इक्विपमेंट लगा हो जिसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, ILS। बट नॉर्थ ईस्ट के कई सारे जो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं अंडर उड़ान स्कीम, वहां पे ILS सिस्टम लगा नहीं है। और बिना ILS सिस्टम के थोड़ा भी वेदर बदलता है तो फिर फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ जाती है। तो यू सी, एक तो वेदर जल्दी जल्दी बदलता है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, दूसरा ILS नहीं है काफी सारे जगहों पे। इस कारण से फ्लाइट्स को फ्रीक्वेंटली कैंसिल करना पड़ता है, और फ्लाइट जब फ्रीक्वेंटली कैंसिल होती हैं तो फ्लाइट ऑपरेटर्स को नुकसान होता है। अब ये लॉस के कारण ही many flight operators are not willing to participate in Uran scheme in Northeast, and that is why Uran scheme has not been very successful in Northeast. टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज रन दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज अ बोर्ड वर्क विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। AI से रिलेटेड एक जो एक्ट लाया गया दैट इज इन यूरोपियन यूनियन, डेट टू GDP रेशियो से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, बट तीसरा गलत है। इट इज नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल डेट, इट इज internal debt also. That's all from our side for today. Thanks for watching.